सिविक्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र का अर्थ और लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोकतंत्र की परिभाषा को लेकर उठने वाले सवाल और लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र की परिभाषा कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। इस परिभाषा को लेकर अनेक सवाल खड़े हो सकते हैं, जैसे शासक कौन है, कि कौन व्यक्ति शासक होगा। दूसरा सवाल कि किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, कि लोकतंत्र में चुनाव है वो किस तरह से होते हैं। तीसरा, शासकों का चुनाव कौन करते हैं, या शासक खुद चुने जाते हैं, क्या प्रत्येक व्यक्ति को शासक चुनने का समान अधिकार है, या कुछ व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। और चौथा है कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा, कि चुने हुए लोग हैं या सरकार क्या अपनी मर्जी से काम करेगी, या उसके काम करने की सीमा निर्धारित होगी, वो एक लक्ष्मण रेखा से बंधी होगी। तो ये विभिन्न तरह के सवाल लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र की परिभाषा को लेकर खड़े हुए। अब हम देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथों में होते हैं, कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। अब हम इसको समझने के लिए कि किन देशों में लोकतंत्र है, या लोकतंत्र हम किसे कहेंगे, किन विशेषताओं के आधार पर हम ये जान पाएंगे कि यहाँ लोकतंत्र है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। हम पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी, और उस समय 1999 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार काम कर रही थी। तो उस लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और जनरल परवेज मुशर्रफ ने स्वयं को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। कुछ समय बाद परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसके बाद 2002 में परवेज मुशर्रफ ने जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह, जनता से राय, जनता की राय जानना। जनमत संग्रह करवाया और अपने कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया। अब जनमत संग्रह का पाकिस्तानी मीडिया ने, मानवाधिकार संगठनों ने और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया जनमत संग्रह को लेकर के कि इसमें गड़बड़ियाँ की गई है। इसके बाद 2002 में परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। और इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। और इसके अलावा मंत्रिपरिषद जो है उस पर, कि मंत्रिपरिषद के कार्यों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहेगी, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सेना के अधिकारी थे। अब ये कानून पारित हुआ। इस कानून के पारित होने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव करवाए गए पाकिस्तान में, और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी दिए गए। लेकिन वास्तविक शक्ति है वो सेना और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही थी। अब हम पाकिस्तान के शासक के चुनाव को लेकर, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है या नहीं है, इसको लेकर हम सवाल खड़े कर सकते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र न होने का कारण क्या है। कि लोकतंत्र न होने का पहला कारण पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान के शासक का चुनाव क्या जनता ने किया था?
जनता ने नहीं किया, बल्कि किसने किया था कि जनता ने किसका चुनाव किया? राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के सदस्यों का चुनाव किया था। जबकि राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के पास औपचारिक शक्तियां थी, वास्तविक शक्तियां उनके पास नहीं थी। अंतिम फैसला लेने की शक्ति उनके पास नहीं थी। अंतिम फैसला लेने का अधिकार सिर्फ सेना और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था। इसलिए हम लोकतंत्र की पहली विशेषता है वो क्या मानेंगे कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। ये पहली विशेषता हो गई। अब दूसरी विशेषता कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, कि लोकतंत्र में चुनाव है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं। अब हम इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम चीन और मैक्सिको दो देशों के उदाहरण लेते हैं कि सबसे पहले हम चीन में देखते हैं कि चीन की संसद को राष्ट्रीय जनवादी संसद कहा जाता है और चीन में संसद के चुनाव प्रति 5 वर्ष से नियमित रूप से होते थे और इसमें ये जो चीन की जो संसद है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त था। अब क्या होता है चीन में कि संसद के जो सदस्य हैं, लगभग 3000 सदस्य चीनी संसद की चुनकर आते हैं। इनमें से कुछ का चुनाव है वो सेना के द्वारा भी किया जाता है और इन सदस्यों को उम्मीदवार के रूप में इनका चयन करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उससे स्वीकृति लेनी होती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से स्वीकृति लेने के बाद ही उम्मीदवार है वो चीनी संसद का चुनाव लड़ सकता है। अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, अब देखा गया 2002 में कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को ही जीत हासिल हुई, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और इससे संबंध रखने वाली छोटी पार्टियों को ही स्वीकृति दी। इसलिए सारे के सारे सदस्य हैं वो संसद में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ही आए। तो यहाँ पर क्या लोकतंत्र है? क्या यहाँ के चुनाव है वो स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि जनता के पास विकल्प ही उपलब्ध नहीं है कि जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। जो सत्ताधारी शासक दल है, शासक दल के द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जाती है, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसलिए जनता के पास विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहे हैं। तो लोकतंत्र में चुनाव है वो स्वतंत्र रूप से होने चाहिए। और दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव है वो निष्पक्ष रूप से होने चाहिए। इसका उदाहरण हम देखते हैं मैक्सिको का, कि मैक्सिको में 1930 में मैक्सिको है वो आज़ाद हुआ। उसके बाद से लेकर मैक्सिको में हमेशा PRI है, PRI पार्टी है वो ही हमेशा चुनाव जीतती है, क्योंकि PRI पार्टी है वो चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने के लिए कुख्यात थी। विभिन्न प्रकार के हथकंडे PRI पार्टी द्वारा अपनाए जाते, साम दाम दंड भेद नीति से वही चुनाव जीतती थी। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी बैठक में शामिल होना पड़ता था। सरकारी अध्यापक है वो भी अपने छात्र छात्राओं के माता पिता से PRI के लिए वोट मांगते थे कि PRI में ही आप वोट दें। और मीडिया पर भी, अखबार पर भी, इन सब पर PRI का ही नियंत्रण था। इसलिए लोग हैं, यहाँ तक कि PRI पार्टी है वो चुनाव के अंतिम दिन तक, चुनाव के समय तक मतदान केंद्रों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित कर देती थी, जिससे जनता मत देने से वंचित रह जाती थी।
तो यहाँ मैक्सिको में चुनाव है वो निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहे थे। तो अगली जो विशेषता हमने देखी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, कि लोकतंत्र में चुनाव वो स्वतंत्र ढंग से होने चाहिए, निष्पक्ष रूप से होने चाहिए। जैसे हमने उदाहरण के द्वारा देखा था कि चीन में चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण होता है, वही स्वीकृति देती है, वही चुनाव लड़ते हैं। और मैक्सिको में हमने देखा कि वहाँ पर निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं होते हैं। पीआरआई हर तरह के हथकंडे चुनाव में गड़बड़ियाँ करने के लिए अपनाती है, यहाँ तक कि मतदान केंद्रों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिससे जनता है वो वोट देने से वंचित रह जाती है। तो दूसरी विशेषता कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। तीसरी विशेषता लोकतंत्र की है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल, कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य है वो सम्मान होना चाहिए, कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो और प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य भी समान होना चाहिए। अब हम इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने में महत्वपूर्ण सिद्धांत जो रहा था वयस्क मताधिकार का, तो उस वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की भी अनदेखी की गई है। कि सऊदी अरब में हमने देखा कि 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार नहीं था, कि महिलाएं वहाँ पर मत नहीं दे सकती थी। इसके अलावा फिजी की चुनावी प्रणाली को हम देखते हैं कि फिजी मूल के व्यक्ति के वोट का मूल्य है वो भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट के मूल्य से ज़्यादा होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य यहाँ पर समान नहीं है, और यहाँ सऊदी अरब में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार ही नहीं है, कि महिलाओं को यहाँ मत देने का अधिकार नहीं है। तो तीसरी विशेषता हमने क्या देखी है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, यानी कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है लोकतंत्र में, और प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य भी समान होता है। अब चौथी विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर, कि लोकतंत्र में कानून का राज यानी संवैधानिक कानून होना चाहिए जिसका पालन किया जाना चाहिए, और नागरिकों के अधिकारों का आदर किया जाना चाहिए। इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। हम जिम्बाब्वे का उदाहरण देखते हैं कि जिम्बाब्वे में क्या हुआ। 1980 में जिम्बाब्वे है वो आज़ाद हुआ था, और जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता में जानु पीएफ दल है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, कि जानु पीएफ दल ने इसकी अगुवाई की थी, और जानु पीएफ का नेता था रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे यहाँ के नेता थे। अब 1980 के बाद 1980 से लेकर 2017 तक रॉबर्ट मुगाबे हैं वो ही यहाँ के शासक रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। कि रॉबर्ट मुगाबे हैं वो एक लोकप्रिय शासक थे, लोकप्रिय नेता थे, लेकिन वो लोकतांत्रिक ढंग से कई प्रकार के हथकंडे भी अपनाते थे। अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए रॉबर्ट मुगाबे ने अनेक कार्य किए। विपक्षी जो दल थे उन पर भी हमेशा नियंत्रण रखता, उनकी आलोचना करता था। अखबार पर, मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, इन पर भी रॉबर्ट मुगाबे का ही नियंत्रण था। यहाँ तक कि अदालतों पर भी रॉबर्ट मुगाबे ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को अपदस्थ किया गया। तो लोकतंत्र की अगली विशेषता हम क्या देखेंगे कि लोकतंत्र में संवैधानिक कानून होना चाहिए, और वह कानून सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से उन कानूनों का पालन करे, और नागरिकों को भी अधिकार दिए जाने चाहिए। प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार होने चाहिए,
जैसे व्यक्ति को अधिकार है कि वह शांतिपूर्ण ढंग से अपना भाषण दे सकता है, सभा या सम्मेलन कर सकता है, संगठन बना सकता है, राजनीतिक सभाएं भी कर सकता है। तो प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार होने चाहिए और उनके अधिकारों का आदर भी सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये हमने जैसे जिम्बाब्वे में देखा कि जानु पीएफ पार्टी के मुखिया थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने अपने अधिकारों में वृद्धि की और अपने अधिकारों में वृद्धि करने के लिए उन्होंने कानून भी पारित किया कि राष्ट्रपति है उसके विरुद्ध कोई भी आलोचना नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकता है, आलोचना के अधिकारों को भी सीमित कर दिया। और इस तरह से कानूनों की इन्होंने अनदेखी की और नागरिकों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया। तो लोकतंत्र की जो चौथी विशेषता है वो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार होने चाहिए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए और संवैधानिक कानून होना चाहिए जिसका सभी लोग समान रूप से पालन कर सकें। धन्यवाद।